एक अरसे तक सिंगल रहने के बाद आज आखिरकार दीपक की अरेंज मैरिज निर्मल प्रदेश में रहने वाली फूल कुमारी के साथ तय हो गई। शादी होने के बाद दीपक के माता पिता तो अपने घर चले गए, पर दीपक अपने ससुराल में ही एक दिन के लिए रुक गया था। दरअसल फूल की नानी की एक ख्वाहिश थी कि शादी के बाद फूल एक दिन के लिए अपने मायके में ही रुककर कुल देवी को भोग चढ़ाए। खैर अगली सुबह होते ही फूल की मां ने उसका चेहरा घूंघट से ढककर उसे दीपक के साथ विदा कर दिया। आज दीपक की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। रह रहकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रही थी। जल्दी ही दीपक फूल को साथ लिए बस अड्डे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने रेलवे स्टेशन जाने वाली बस पकड़ी और सीधे बस की छत पर जाकर बैठ गया। सफर के दौरान दीपक ने फूल के सारे गहने खुलवाकर उसे अपने पास ही रख लिया ताकि भीड़ भाड़ में फूल के गहने कहीं चोरी ना हो जाए। कुछ देर बाद दोनों किसी अनजान रेलवे हॉल्ट पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने बेलपुर कटरिया एक्सप्रेस पकड़ी। ट्रेन के उस जनरल डिब्बे में दो और नवविवाहित जोड़े अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। सभी दुल्हनों ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। दूल्हे के माता पिता दहेज में मिले पैसों का हिसाब लगा रहे थे, तो वही उनका बेटा प्रदीप, जिसकी दूसरी शादी हुई थी, वो दहेज में मिले मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कराने की बात कर रहा था। प्रदीप की मां ने आखिरकार दीपक से भी पूछ ही लिया कि उसे दहेज में क्या मिला है, जिस पर दीपक ने चुप्पी साध ली। दीपक की चुप्पी से प्रदीप के माता पिता ने यह अनुमान लगाया कि जरूर दीपक में ही कोई खोट होगा, इसलिए फूल के घर वालों ने उसे दहेज में एक चवन्नी भी नहीं दी। यह सुनते ही दीपक की सटक गई, पर किसी तरह खून का घूंट पीकर उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। देर रात जब ट्रेन के रुकने से दीपक की नींद खुली तो मूर्ति स्टेशन ठीक उसकी आंखों के सामने ही था। आनंद फानंद में दीपक फूल को लेकर उस ट्रेन से उतरा और उल्टे पांव बस अड्डे की तरफ भागा। सूरजमुखी गांव जाने वाली आखिरी बस में सवार होकर दोनों अपने मंजिल की ओर निकल गए। उधर सूरजमुखी बस अड्डे पर दीपक के दोस्त बैंड बाजे के साथ दीपक का स्वागत करने के लिए रुके हुए थे। दीपक के आते ही उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और बैंड बाजे के साथ दीपक अपनी बीवी यानी कि फूल को लिए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही दीपक की मां ने अपनी बहू की आरती उतारनी शुरू की, लेकिन जैसे ही फूल ने अपना घूंघट उठाया वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर भौंचक के रह गए। दरअसल घूंघट के अंदर फूल नहीं बल्कि कोई और ही थी। पूछने पर उस दुल्हन ने अपना नाम पुष्पा बताया। इधर दीपक अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वो खुद फूल को अपने साथ विदा कराकर लाया था। तभी पुष्पा ने कहा, ट्रेन में काफी भीड़ थी और कुल 3 नवविवाहित जोड़े एक ही सीट पर सफर कर रहे थे। सभी दुल्हनों ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, तो ऐसे में यह पहचान पाना कि कौन किसकी दुल्हन है, वो भी आधी रात को उतरते समय, ये तो असंभव है। इस पर दीपक की मां ने पुष्पा से कहा, चलो मान लिया कि दीपक से गलती हो गई, पर तुम्हें तो पता था ना कि दीपक तुम्हारा पति नहीं है, फिर तुम उसके साथ कैसे ट्रेन से उतर गई। इस पर पुष्पा ने कहा, मैं तो नींद में थी। जब दीपक ने मुझे जगाया तो मेरी नजर उसके जूतों पर गई। सेम जूता मेरे पति पंकज ने भी पहनी हुई थी, इसलिए मैं दीपक को पंकज समझ बैठी और उसके साथ ट्रेन से उतर गई। दीपक के पिता ने पुष्पा से उसके ससुराल के बारे में पूछा, पर पुष्पा को अपने ससुराल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उसे अपने घर का नंबर याद था। दीपक को लगा कि फूल तो अभी भी उसी ट्रेन में ही होगी, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त को लेकर मूर्ति स्टेशन की ओर भागा, पर वहां पहुंचकर भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उधर फूल पतीला रेलवे स्टेशन पर उतर चुकी थी। ट्रेन से उतरते ही उसने चारों तरफ दीपक को ढूंढना शुरू किया, पर उसे दीपक कहीं नहीं मिला। आधी रात को सुनसान से रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी फूल का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की बीवी जया भी कहीं खो गई थी, लेकिन प्रदीप ने जया को ढूंढने से बेहतर पौवा मारकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डोली के साथ सुहागरात मनाना ठीक समझा और उसी वक्त अपने दोस्तों को साथ लिए वो डोली से मिलने निकल पड़ा। इधर पुष्पा पूनम भाभी के कमरे में सो रही थी। देर रात जब सभी नींद की आगोश में समाये हुए थे, तब पुष्पा चुपके से उठी और सबसे पहले उसने अपने फोन में लगे सिम कार्ड को आग के हवाले कर दिया। अगली सुबह फूल की मुलाकात छोटू और उसके दोस्त अब्दुल से हुई। छोटू मंजू माई की चाय की दुकान पर काम करता था, तो वहीं अब्दुल रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का। छोटू फूल को स्टेशन मास्टर के पास ले गया। हालांकि स्टेशन मास्टर भी फूल की कुछ खास मदद नहीं कर पाए, क्योंकि फूल को ना तो अपने ससुराल का पता मालूम था और ना ही उस रेलवे स्टेशन का जहां से वो ट्रेन में चढ़ी थी। उसे बस अपने मायके गंगापुर के बारे में पता था, पर वो अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो दीपक के बिना अपने मायके जाती तो उसके परिवार वालों की बहुत बदनामी होती। सब कहते कि फूल में ही कोई दोष होगा, इसलिए पति रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। स्टेशन मास्टर ने फूल से थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा, पर फूल ने मना कर दिया। उसने रेलवे स्टेशन पर ही रुककर अपने पति के वापस लौटने का इंतजार करना सही समझा। उसे यकीन था
कि आज नहीं तो कल दीपक उसे ढूंढता हुआ उसे वापस लेने जरूर आएगा। इधर जब दीपक अपने दोस्तों के साथ सूरजमुखी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो दरोगा श्याम मनोहर ने उसी वक्त दीपक के सामने 15,000 रुपए की डिमांड कर दी। दीपक ने किसी तरह अपनी जेब टटोलकर 5,000 रुपए निकाले और दरोगा जी के हाथ में थमाते हुए फूल की एकमात्र फोटो उन्हें दिखाई। फोटो देखकर दरोगा जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे, क्योंकि फोटो में फूल ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। खैर, दरोगा जी ने दीपक की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, पर अगले दिन पुष्पा को भी अपने साथ थाने लेकर आने के लिए कहा। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर जब दीपक अपने घर पहुंचा तो उसे अपने भतीजे बबलू से पता चला कि पुष्पा भी कहीं गायब हो गई है। ये सुनते ही दीपक अपनी माँ के पास गया और उनसे पुष्पा के बारे में पूछने लगा। उसकी माँ ने बताया कि पुष्पा तो मंदिर में जल चढ़ाने गई थी, पर अभी तक नहीं लौटी। यहाँ तक कि दीपक के पिता खुद गांव के 4 चक्कर लगाकर आ चुके थे, पर उन्हें भी पुष्पा कहीं नहीं दिखी। दीपक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। तभी पुष्पा मंदिर से वापस लौट आई। दीपक की माँ ने जब पुष्पा से पूछा कि आखिरकार वो इतनी देर से कहाँ थी, तो पुष्पा ने कहा, मैं तो बता कर ही गई थी कि मंदिर जा रही हूँ। तभी दीपक के पिता ने पुष्पा से कहा, मैं तो खुद तुम्हें ढूंढता हुआ मंदिर गया था, वहां तो तुम नहीं दिखी। इस पर पुष्पा ने कहा कि उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, शायद इसी वजह से उन्हें वो दिखाई नहीं दी होगी। घूंघट का नाम सुनते ही दीपक और उसके परिवार वाले चिढ़ गए। आखिर ये सारा तमाशा उस घूंघट की वजह से ही तो शुरू हुआ था। उधर प्रदीप भी अपनी बीवी जया को ढूंढते हुए उसकी रिपोर्ट लिखवाने पतीला पुलिस स्टेशन पहुंचा। प्रदीप के रिपोर्ट लिखवाते ही पतीला थाने के इंचार्ज त्रिभुवन जी ने आसपास के सभी थानों में जया की गुमशुदगी की रिपोर्ट फैक्स करवा दी। एक फैक्स दरोगा श्याम मनोहर के थाने भी पहुंच गई। दरोगा जी ने जब जया और फूल के रिपोर्ट को मिलाकर देखा तो पता चला कि दोनों बैलपुर कटरिया एक्सप्रेस से उसी दिन सफर कर रही थी जिस दिन वो दोनों खोई थी। इधर फूल अभी भी पतीला स्टेशन पर दीपक की राह देख रही थी। वही चाय दुकान चला रही मंजू माई के पास फूल ने अपना खोइचा रख दिया, जिसे उसकी माँ ने उसे विदा करते वक्त दिया था। मंजू माई ने फूल को भी अपने साथ काम पर लगा लिया ताकि बेचारी फूल दिन भर अपने पति के बारे में सोचना छोड़कर कुछ काम वाम भी कर ले, जिससे उसका मन भी लगा रहेगा। अगले दिन जब दीपक पुष्पा को साथ लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दरोगा जी ने सबसे पहले पुष्पा को अपना घूंघट हटाने के लिए कहा। कुल 1 घंटे तक चली पूछताछ के बाद भी दरोगा जी को पुष्पा के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। हालांकि एक बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि पुष्पा ने अपने हाथ पर श्रेया क्यों गुदवाया हुआ था। पूछने पर पुष्पा ने बताया कि श्रेया उसके बचपन का नाम है और उसकी दादी ने उसके हाथों पर गुदवाया था। दरोगा जी ने पुष्पा से एक आखिरी सवाल पूछा कि आज 3 दिन हो गए हैं, पर पुष्पा के पति यानी कि पंकज ने उसे ढूंढने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की। इस पर पुष्पा ने कहा कि उसे क्या पता कि प्रदीप ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। अब यहाँ दरोगा जी को पुष्पा पर शक हो गया था। उन्हें लग रहा था कि जरूर पुष्पा ही जया है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जब दरोगा जी ने पुष्पा को जया कहकर पुकारा तो वो उसी वक्त पीछे मुड़कर दरोगा जी को देखने लगी। हालांकि पुष्पा ने अपना कंगन वापस लेने का बहाना बनाकर उस वक्त तो बात को टाल दिया, पर दरोगा जी का शक अब यकीन में बदल चुका था। बस उनके पास सबूत की कमी थी। उन्होंने उसी वक्त पतीला थाने में त्रिभुवन जी को कॉल लगाया। दरोगा जी ने त्रिभुवन जी से जया की एक फोटो उन्हें फैक्स करने के लिए कहा और खुद हवलदार भूषण को साथ लिए पुष्पा पर नजर रखने लग गया। इधर मंजू माई फूल को अपने साथ अपने घर ले आई। मंजू माई फिलहाल तो सिर्फ अपनी एक बिल्ली के साथ ही रहती थी, लेकिन एक समय था जब उनका भी एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था। उस समय भी मंजू माई ही अकेले घर चलाया करती थी और उसका पति दिन भर शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता था। जब मंजू माई काम खत्म करके घर लौटती तो उसका पति उसे बहुत मारता और कहता कि प्यार करने वालों को मारने का अधिकार होता है। तो एक दिन मंजू माई ने भी हाथ घुमाकर अपने पति के ऊपर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया और घर के सभी निकम्मे सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा डाला। मंजू माई ने फूल से कहा, देखो फूल, अकेले रहकर खुश रहना काफी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तुमने अगर अकेले रहकर खुश रहना सीख लिया तो तुम्हें इस दुनिया में कोई भी इंसान दुख नहीं दे सकता। एक दिन पुष्पा ने पूनम के पति श्रवण का स्केच देखा, जिसे खुद पूनम ने ही बनाया था। दरअसल पूनम आगे चलकर एक स्केच आर्टिस्ट बनना चाहती थी, पर समय से पहले ही उसके घर वालों ने उसके हाथ पीले कर दिए। उसी रात जब सब सो रहे थे तब पुष्पा अपना सामान एक झोले में लाद कर चुपचाप कहीं जाने के लिए निकलने लगी। तभी शराब के नशे में धुत दीपक अपने घर लौटा और आते ही बेहोश होकर बाहर ही गिर पड़ा। पुष्पा ने किसी तरह दीपक को संभाला और उसे उठाकर उसके कमरे में ले गई। दीपक के हाथ में मौजूद फूल की तस्वीर को देखकर पुष्पा समझ गई कि दीपक किस दुख से गुजर रहा है। उसने उसी वक्त अपना जाना कैंसिल किया और पूनम के कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह जब पीतल थाने से दरोगा जी को जया की तस्वीर मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। वो तुरंत हवलदार भूषण और लेडी कांस्टेबल बेला जी को लेकर
पुष्पा यानी कि जया को गिरफ्तार करने दीपक के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले दरोगा जी ने जया के हाथ पर बने श्रेया को अपनी उंगलियों से घिसा। उनके घिसते ही श्रेया जया में बदल गई। फिर उन्होंने दीपक और वहां मौजूद सभी लोगों को जया की असलियत बताते हुए कहा, जया जी ने हम सभी को जो अपनी कहानी सुनाई थी उसके सारे किरदार काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कोई पुष्पा है और ना ही कोई पंकज। दरअसल पुष्पा ही जया है और उसके पति का नाम प्रदीप है। जया अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जब उसे तुम्हारे साथ भागने का मौका मिला तो वो तुम्हारे साथ भाग आई और पुलिस से बचने के लिए तुम्हारे घर में पुष्पा बनकर रहने लगी। दरोगा जी ने आगे बताते हुए कहा कि जया ने शादी के गहनों में से एक कंगन को बेचकर 25,000 रुपए अपने किसी रिश्तेदार को भेजे हैं। साथ ही साथ जया का फोन भी दीपक की मां को मिल चुका था। यह सुनकर दीपक का दिमाग घूम गया। उसने अब सोचने समझने की शक्ति भी खो दी थी। उसे लग रहा था कि जरूर जया ने ही फूल को कहीं गायब करवाया होगा। अब इससे पहले कि जया अपनी सफाई में कुछ कह पाती, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके थाने ले गए। थाने पहुंचते ही दरोगा जी ने पीतल थाने को खबर कर दी कि जया मिल चुकी है। इधर दीपक के दोस्त गुंजन को जब पता चला कि जया को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है तो वो भागता हुआ दीपक के पास पहुंचा। उसने दीपक को बताया कि उसे पहले से ही यह बात पता थी कि पुष्पा ही जया है, मगर जया के कहने पर उसने ये बात सबसे छुपाई। दरअसल जया तो उसी रात देहरादून जाने वाली थी जिस रात दीपक शराब पीकर घर लौटा था। हालांकि दीपक को फूल के लिए परेशान होता देख जया ने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूनम से फूल की एक स्केच बनवाई, क्योंकि पूनम भी दीपक की शादी में गई थी और उसे फूल का चेहरा अच्छी तरह से याद भी था। पूनम से फूल की एक अच्छी सी स्केच बनवाकर जया ने बाजार से उसकी एक पोस्टर बनवाई और उसे गुंजन को दिया, जिसकी खुद की एक प्रिंटिंग एजेंसी थी। गुंजन ने उस पोस्टर के कई सारे कॉपी पूरे गांव में चिपका दिए और आसपास के गांव में भी भिजवा दिया। उधर मंजू माई के हाथ भी वो पोस्टर लग चुका था। वो तुरंत उस पोस्टर को लिए स्टेशन मास्टर के पास गई। स्टेशन मास्टर ने पोस्टर में दिए नंबर को जब डायल किया तो सामने से किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। तभी उन्होंने देखा कि अमरेली कटरिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी, जो कुछ ही देर में मूर्ति स्टेशन के लिए रवाना होगी। मंजू माई के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने उसी ट्रेन से फूल को मूर्ति स्टेशन भेजने का फैसला किया। अपनी बेटी समान फूल को विदा करते वक्त मंजू माई की आंखें अब आंसुओं से नम हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने फूल को याद दिलाते हुए कहा कि ट्रेन ठीक 9 स्टेशन बाद मूर्ति स्टेशन पहुंच जाएगी। फूल ने अपने दूसरे माई के समान पीतल स्टेशन पर खड़े स्टेशन मास्टर, मंजू माई, छोटू और अब्दुल से अलविदा कहा और अपने ससुराल यानी कि मूर्ति रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ी। उधर दीपक भी जया को छुड़ाने थाने पहुंच चुका था। जब दरोगा जी को जया की असलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसी वक्त जया को जेल से रिहा कर दिया। फिर उन्होंने जया से पूछा कि आखिरकार वो अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। इस पर जया ने बताया कि आज से कुछ हफ्ते पहले ही उसके इंटर के रिजल्ट्स निकले थे, जिसमें वो अव्वल आई थी। आगे चलकर जब उसने जैविक कृषि के बारे में पढ़ाई करने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की तो उसकी माँ ने उसी वक्त मना कर दिया और उसकी शादी प्रदीप के साथ तय कर दी। शादी के वक्त उसे किसी रिश्तेदार से यह बात पता चली थी कि प्रदीप की यह दूसरी शादी है। पहली वाली बच्चा न होने के कारण जलकर मर गई थी। अब वो खुद जलकर मर गई या जलाई गई, ये तो भगवान ही जाने। शादी में दहेज के दौरान जब 10,000 रुपए कम पड़ गए थे तब प्रदीप ने वहीं सबके सामने जया की माँ को गालियां बकनी शुरू कर दी थी। उसी वक्त जया को यह एहसास हो गया था कि प्रदीप किस किस्म का लड़का है। अब क्योंकि जया की माँ ने उसे अपनी कसम दे रखी थी, इसलिए जया ने अपना मुंह बंद रखा और ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करने की अपनी इच्छा को भूलकर प्रदीप के साथ अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। हालांकि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए जब उसे दीपक के साथ ट्रेन से उतरने का मौका मिला तो उसने बिना एक पल गवाए हाथ लगे मौके का फायदा उठा लिया और दीपक के साथ उसके घर पर आकर रहने लगी। उसने अपना सिम भी इसलिए जला दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर पाए। बाद में जया ने दीपक के राशन कार्ड से एक नया सिम निकलवा लिया था और हर रोज गांव के मंदिर में जाकर अपनी बहन से बात किया करती थी। उसने अपने गहने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोर्स की फीस भरने के लिए ही बेचे थे। उसी रोज उसने देहरादून जाने के लिए बस की टिकट भी खरीद ली थी। लेकिन जब उसने दीपक को फूल के लिए परेशान होते देखा तो उसे भी दीपक के लिए बुरा लगा और वो वहीं रुककर गुंजन के साथ मिलकर फूल को ढूंढने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसी दौरान दरोगा जी को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने जया को चोरी के गहने बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, जबकि सारे गहने जया के ही थे, जो कि जया की माँ ने अपने खेत को बेचकर उसे दहेज में दिए थे। जया ने दरोगा जी से अपना फोन मांगा। दरअसल उसने पोस्टर में अपना ही नंबर दिया था। फोन चेक करने पर दरोगा जी को स्टेशन मास्टर के 12 मिस कॉल मिले। वापस डायल करने पर स्टेशन मास्टर ने बताया कि फूल अमरेली कटरिया एक्सप्रेस में सवार होकर मूर्ति रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई है। दारोगा जी ने जैसे ही यह खबर दीपक को बताई, वैसे ही दीपक अपनी साइकिल पर सवार होकर मूर्ति रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। इधर दरोगा जी ने जया को थाने में ही रोक लिया
क्योंकि प्रदीप उसे लेने आने वाला था। कुछ ही देर में प्रदीप भी वहां आ गया और आते ही जया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा। तभी दरोगा जी ने प्रदीप को रोकते हुए कहा, प्रदीप बाबू, आपने अपनी बीवी के खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमने आपकी बीवी को ढूंढकर केस क्लोज कर दिया बराबर। अब आपने थाने में आकर अपनी बीवी को पुलिस वालों के सामने ही थप्पड़ मार दिया, तो ये तो एक नया केस बन गया ना। मजे की बात तो यह है कि आपकी बीवी यानी कि जया आपके साथ जाना भी नहीं चाहती है। अब इससे पहले कि हम आपके ऊपर घरेलू हिंसा का केस ठोक कर आपको अंदर कर दे, चुपचाप यहाँ से निकल लीजिए और वापस कभी भी मुड़कर जया को ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना हम आपको ढूंढने लग जाएंगे। प्रदीप ने वहां से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी। उसके जाते ही जया ने दरोगा जी को शुक्रिया कहा और वहां से चली गई। इधर दीपक टूटी हुई साइकिल को स्टेशन के बाहर पटक कर स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ, पर तब तक अमरेली कटरिया एक्सप्रेस मूर्ति स्टेशन से चल चुकी थी। तभी भीड़ में से दीपक को एक आवाज सुनाई दी। भीड़ में मौजूद फूल को देखकर दीपक की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे तो उसकी आंखें भी भर आई थी। सेम हाल फूल का भी था। आखिरकार फूल अपने असली ससुराल पहुंच ही गई। उधर दरोगा जी से स्टेशन मास्टर को भी पता चल गया था कि फूल अपने ससुराल पहुंच चुकी है। स्टेशन मास्टर ने जब यह खबर मंजू माई और छोटू को दी तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे मंजू माई ने अपने सारे कलाकंद उस दिन मुफ्त में ही बांट दिए। तभी उन्होंने देखा कि फूल अपना खोइचा तो उनके पास ही भूल गई थी। फूल के खोइचे को देखकर मंजू माई की आंखें भर आई। दूसरी तरफ जया ने भी दीपक और उसके परिवार वालों से विदा लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए देहरादून की ओर निकल पड़ी।